हेलो दोस्तों, मैं नीश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल पर। आज किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं है। आज किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन ना करते हुए हम जीवन के उस महत्वपूर्ण हिस्से पे आज बात करने वाले हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आज के सेशन में आज मेरे साथ हैं आशीष कुमार जी। सीजीपीएससी 2022 में आशीष जी ने 170 रैंक लेते हुए एसटी कैटेगरी में थर्ड रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट को अचीव किया है। तो ये आशीष जी का सामान्य परिचय है। 2022 में इनका चयन हुआ है। आशीष जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। सीजीपीएससी 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप चयनित हुए इसलिए। और आज आशीष जी आप सभी को हमारे माध्यम से तैयारी की रणनीति को बताएंगे और उसके साथ साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने संसाधन न होते हुए भी और बिना कोचिंग के उन्होंने सिलेक्शन लिया, डिप्टी कलेक्टर के पद तक वो पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखेंगे, वो सिर्फ लेक्चर को देखना ही नहीं है, आशीष जी ने जो तरीके बताएंगे और जिस तरह से वो गाइड करेंगे उसको फॉलो करते हुए आपको भी प्रयास करना है कि आने वाली सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में आप भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंचे। तो आशीष जी, आपको ही सारा कुछ बताना है, विद्यार्थियों को बोलना है, अपने दोस्तों को बताना है। निश्चित तौर पर ऐसा भी होगा कि आज भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, आप अपने गांव के बारे में बताएं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, जहां और आप ये जरूर बताएं कि सीजीपीएससी की जो यात्रा है वो आपने कहां से प्रारंभ की। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और सर मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं कोरबा जिले के निवासी हूँ। और सर मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो उसमें जो मेरे मम्मी पापा है मैं बचपन में ही उनका साथ छोड़ गया था मेरे साथ। तो मेरा जो पूरा जो पालन पोषण है वो मेरे चाचा जी ने किया है। और जब मेरे पापा जी का जो देहांत हुआ था उस टाइम मेरे चाचा जी वो मेरे ही एज के थे, 25-26 साल के ही थे। तब से लेके वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो घर की स्थिति जो है आर्थिक रूप से एकदम मतलब काफ़ी खराब ही था और मेरा जो पूरा पढ़ाई वो सरकारी स्कूल से ही हुआ है। तो मतलब एजुकेशन का भी एक आर्थिक तंगी का अच्छे स्कूल में मतलब मैं नहीं पढ़ पाया था। पूरा एजुकेशन मेरा सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम से ही हुआ है। और जो सरकार का जो सरकारी हॉस्टल जो संचालित है आदिवासियों के लिए, वहाँ से रह के मैं पूरा पढ़ाई किया हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपके चाचा जी का नाम क्या है? बनवारी लाल बेंद्र। जी जी। तो सबसे पहले क्रेडिट तो उनको जाता है कि उन्होंने अपने पालन पोषण और मार्गदर्शन के माध्यम से समाज में एक महत्वपूर्ण हिस्से में एक बहुत अच्छा योगदान दिया। उसके साथ साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आगे और बताएं आशीष जी आप। सर जो मेरा सीजीपीएससी की जो तैयारी जो जर्नी स्टार्ट हुआ थी सर, तो मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मतलब मेरा ग्रेजुएशन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर से हुआ है। तो उसमें भी ऐसा था ग्रेजुएशन का कि अगर मेरा सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो मैं इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाता। तो ग्रेजुएशन के दौरान एक रुचि जगह की एक जानने की इच्छा हुआ कि ये जो जीडीपी पे इतना बहस चलते रहता है देश में, या फिर जो मौलिक अधिकार को लेकर इतना हंगामा होता रहता है कि हमारा राइट्स ऐसा ऐसा सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है, तो इन सब पे जाने के रुचि हुआ। तो शुरुआत में मैं यही सब जानने के लिए पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे ये दिखने लगा कि जो टॉपर्स रहते थे यूपीएससी टॉपर्स, उनके इंटरव्यू देख के एक कॉन्फिडेंस दिखता था उनमें कि एक वो लोग बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ सामने आके बात करते थे। और वो चीज़ मेरे में बिल्कुल नहीं था। मैं एकदम इंट्रोवर्ट था, किसी से मिल नहीं पाता था, ठीक से बात नहीं कर पाता था। तो उनको देख के एक मोटिवेशन आया कि अगर मैं तैयारी करूंगा तो कल के दिन में तैयारी करते करते मैं भी इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा कि लोगों से मैं बात कर पाऊँ। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो मेरा शुरू में ये नहीं था कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बस ये था कि पढ़ाई करना है और जानना है समाज के बारे में। ये जो भी जो मतलब ये है कि सीजीपीएससी की तैयारी से पहले मन में जिज्ञासा आई कि न्यूज़पेपर में ये जो बातें बार-बार प्रकाशित हो रही हैं, ये क्यों होती है? जैसे कि जीडीपी की ही हम बात करें, जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि जीडीपी क्या होता है, यही एक प्रश्न आया। निश्चित तौर पर बहुत होने को बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन आज भी
हमारे देश की शायद 50% जनसंख्या को नहीं मालूम होगा कि जीडीपी क्या होता है। खैर, ये सारे दूसरे मुद्दे हैं, अभी हम आशीष के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है आशीष जी, आप बताइए आगे फिर। सर तो फिर वहाँ से जो मेरा यूपीएससी को पहले रुझान था, हाँ। तो उसके लिए अब सबसे मतलब एक चुनौती आ रहा था कि तैयारी कैसे करें। तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तभी उसी साल जो मेरे सीनियर हैं, अभी वर्तमान में डीएसपी हैं छत्तीसगढ़ पे, प्रवीण भारती सर, तो वो वहाँ से दिल्ली से कोचिंग करके आए थे। तो उनका नोट्स लेके आया और कॉपी करा के मैं खुद से ही फाइनल ईयर में एक राउंड पूरे सिलेबस को पढ़ा मैं। तो उसके बाद ये था कि इस तैयारी को और पुख्ता करेंगे अब। तो परिवार की स्थिति तो ऐसा था कि पैसा तो मिलना बहुत मुश्किल था, आर्थिक समस्याएं थी। आर्थिक समस्या हो जाता था, लेकिन घर वालों को भरोसा था कि इसके ऊपर पैसा जो लगाएंगे वो वेस्ट नहीं होने वाला है, हाँ। इन्वेस्ट ही है वो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सब अलग बात है, लेकिन घर वालों को भरोसा था, तो उन्होंने मतलब मेरे चाचा जो थे वो लोन लिए, लोन लेके मेरे को जैसे भी करके वो दिल्ली भेजे पढ़ने के लिए। अब लेकिन वो मतलब प्रारंभिक स्तर पर यूपीएससी की तैयारी के लिए हाँ सर, आपने दिल्ली का रुख किया। और देखिए, मतलब सोचने वाली बात यह है कि पढ़ाई के लिए चाचा जी ने लोन लेकर के इनको सपोर्ट किया, तो वास्तविक में ये बहुत बड़ा कदम है। खैर, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लोन लेकर के, इवन गिरवी रख करके, गहने वगैरह गिरवी रख करके, खेत बेच करके भी पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जो विद्यार्थी हैं उनका भी दायित्व बनता है कि इस त्याग का पूरा लाभ देते हुए उनको वैसा ही रिटर्न प्रोवाइड करें, उनको वैसे ही सिलेक्शन लेकर के दिखाए। तो ये तो बातें हैं ही। अब फिर आपने दिल्ली में फिर कौन सा कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया? सर मैं दृष्टि एस में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का 2 साल लगता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था कि कोरोना आ गया उसी बीच में। वो लगभग 5-6 महीना हुआ था, फिर कोरोना आ गया, तो पूरा पैसा वहाँ डूब गया मेरा। और शुरुआत में ऐसा था कि उनके पास फैसिलिटी भी नहीं था कि पूरा ऑनलाइन उस क्वालिटी पे दे पाते। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरा कोशिश किया था ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन उस बीच में मेरा पूरा नोट्स वहाँ फंस चुका था, मैं घर में था, तो एक सेल्फ स्टडी करने का वहीं से हैबिट है करा। और मैं जो कंटेंट तो पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड किया, लैपटॉप से पढ़ता था और कुछ प्रिंट करा के घर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब तो पूरा लगभग 1.5 साल तो बंद ही था चीजें, और उसी बीच मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आया, तो खुद से सेल्फ स्टडी करके एनालिसिस करके मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि मैं मतलब वास्तविक ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा। देखिए, बड़ी काफी सारा सेक्रीफाइस करके कोचिंग के लिए एडमिशन लिया गया दृष्टि आईएएस में, लेकिन कोरोना पे नियंत्रण तो किसी का नहीं था। तो उस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी ने समस्याओं का सामना किया। कोचिंग ने भी अपने तरफ से प्रयास किया, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं हो पाई थी जितनी आज है। और जब आज हम जितनी आसानी से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस वगैरह ले पाते हैं, उस टाइम ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था। उसके बावजूद आशीष जी ने पूरा प्रयास किया और यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई भी किया। फिर आपने यूपीएससी मेंस दिया होगा। हाँ सर, है ना? तब तक सर ऐसा था कि मेरा जो सीजीपीएससी में अंडर एज था, कॉलेज जब मेरा कंप्लीट हुआ था तब मैं एज नहीं हुआ था मेरा सीजीपीएससी के लिए। 2 साल मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं यूपीएससी की ओर चला गया था। लेकिन जब मेंस लिख रहा था तब तक मेरा एज हो गया था सीजीपीएससी के लिए, और मेंस यूपीएससी मेंस बाद जस्ट बाद मेरा सीजीपीएससी प्रीलिम्स आ रहा था, और ये लगभग 1 महीने का गैप था दोनों में। कोरोना का काफी डिले हो गया था। मेंस हुआ था पिछले साल 2022 में जनवरी में, और मेरा प्रीलिम्स होना था सीजीपीएससी का पहला अटेम्प्ट आ रहा था फरवरी 2022 में। वो मेरे लिए फिर एक बहुत बड़ा चुनौती था कि अभी तक मैं कोई कंटेंट पढ़ा नहीं सीजी का, और मेरा पहला अटेम्प्ट देना है सीजीपीएससी का, क्योंकि जो यूपीएससी का मेंस था उसमें कुछ ठीक से तैयारी नहीं हो पाया था मेरा, यही सब क्लास वगैरह सब छूट गया था। तो फिर वहां से मेरा सीजीपीएससी का पहला अटेम्प्ट का जर्नी स्टार्ट होता है, और 1 महीने में सबसे बड़ा चुनौती था कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगा इसको खुद से। तो फिर जो मेरे दोस्त थे सेलेक्टेड हैं, कुछ उस टाइम पे सेलेक्ट नहीं भी हुए थे, उनसे मैं बात किया, तो वो बताया कि भाई ये सारी किताब पढ़ना यहाँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो मैं खुद से क्वेश्चन एनालिसिस करा और फिर पढ़ाई स्टार्ट किया था सीजीपीएससी का। पूरा सेल्फ स्टडी था वहाँ। यहाँ पे देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज किया गया। ये बात हमेशा हम अपनी क्लासेस में भी कहते हैं कि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना, सॉल्व करना, उसके सोर्सेस को देखना कि क्वेश्चंस किस तरह के बुक और कंटेंट से आए हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं।
तो एग्जाम के पैटर्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझा जाता है। तो ये तैयारी की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम रहा। मतलब मेरे को प्रीलिम्स में ये पता था कि तैयारी कैसे करना है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। वो क्या होता है सर कि अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले सालों के, उसको देखना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि जो भी संस्था एग्जाम कंडक्ट कर रही है, चाहे वो व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, सेम टॉपिक में क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। पॉलिटी का हो, अध्यादेश को भी पूछ रहे हैं, सेम टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके हमको ये समझ में आता है कि उस टॉपिक से उस पर्टिकुलर जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करने वाला संस्था है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर हम लोग 5 या 7 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं प्रीलिम्स का, तो उसमें एक पता लग जाता है कि कोर एरिया कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो हमें क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस कोर एरिया के आसपास रहेंगे और पढ़ेंगे उसको अच्छे से, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेन तैयारी का यही है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करें अच्छे से, और उसके बेस पे फिर जो अपन कंटेंट पढ़ें आगे। और उसमें भी सर जो सीजीपीएससी में इंडियन जीएस और सीजीएस पूछा जाता है। तो इंडियन जीएस के लिए मेरा रिकमेंड, मैं यही सलाह दूंगा कि नेशनल लेवल के जो पब्लिकेशन का किताब है वो सब पढ़ें, क्योंकि वहाँ अभी 2 साल से क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है सीजीपीएससी का। और सी सेट के लिए ये है कि पिछले सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं उन सबको सॉल्व करना सीखें, तो 33% लगभग आ ही जाता है ठीक से सॉल्व करना वो सीखेंगे तो सर। ठीक है, मतलब कि जीएस पार्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लिए तो काफी सारा कंटेंट छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। राइटर्स की जो बुक है वो ज्यादा अच्छे से प्रेफर करना चाहिए। नेशनल जीएस के लिए भी नेशनल लेवल जो राइटर्स की बुक है वो प्रेफर करना चाहिए। और सी सेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही प्रॉपर आप सॉल्व करके जाएं, तो जो 33% और 23% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना हुआ है, तो उससे सी सेट क्वालिफाई हो जाता है ना, ये मैं मान के चलूं। इसके बाद फिर सीजीपीएससी मेंस के लिए फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स हुआ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई भी किया, है ना। फिर सीजीपीएससी मेंस को लेकर के, जो कि प्री से लेकर मेंस तक का जो समय होता है वो समय बहुत कम होता है, तो उस सब दौरान किस तरह से आपने तैयारी की और ऐसे क्या स्टेप्स रहे जिसकी वजह से आपका मेंस क्वालिफाई हुआ? सर जैसे प्रीलिम्स हुआ था तो जो आंसर शीट आया था उसको देख के आंसर किया है, उसको देख के समझ में आ गया था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और हुआ भी था, जब फाइनल आंसर आया, मार्क्स आया था सीजीपीएससी का, तो उसमें मुझे 78 मार्क्स मिला था, और जबकि जनरल का कटअप जो है 73 था। तो मैं बिल्कुल लेट नहीं किया था, मेरे पास हार्डली 3 से 4 महीना था उस बीच में, मेंस के बीच में। और मैं पहली बार सिलेबस देख रहा था कि सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस कैसा है। तो उसमें भी यही है कि एनालिसिस करना है हम लोग को, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें सिलेबस को समझने में आसानी होता है। सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ओपन है, उसमें हर एक क्वेश्चन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, चाहे जितना पढ़ना है। जैसे पेपर 7 है, पेपर 7 का पार्ट 2 हम लोग अगर साल में पढ़ें तो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन रहता है वो भी कुछ क्वेश्चन छूट ही जाएगा, लेकिन वहीं पे कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, इंडियन फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइंस है, मैथ्स है, उसमें अगर ठीक से मेहनत करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो लिमिटेड है। सीजीपीएससी वहीं आसपास से ही क्वेश्चन पूछता है। तो मेंस के लिए सबसे पहला चीज था कि सिलेबस को समझना है, कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें कॉस्ट बेनिफिट जो है ज्यादा है, किसमें कम है। तो उसके आधार पे मैं तैयारी स्टार्ट किया था सर उसका। और जो लिमिटेड कंटेंट है जिनका फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी, उनका सिनॉप्सिस बना के रखा था, लगभग 7 से 15 पेज के बीच में हर एक सब्जेक्ट का बना के रखा था, ताकि जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें एक दिन में 2 पेपर पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट होना है, तो उस टाइम पर रिविजन करने में आसानी होता है। यदि हमारे पास जो सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसके 10-12 पेज में नोट्स है, तो उसको 15-20 पेज मिनट में रिवाइज करके अपन एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। तो ये इसका बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल, अभी आशीष ने जो बात यहाँ पे बताई, पहली बात तो ये है कि सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस इन्होंने प्रीलिम्स के बाद देखा पहली बार, और सामान्य स्तर पर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि प्री से मेंस में समय बहुत कम मिलता है, पर यकीन मानिए ये समय सभी को उतना ही मिलता है, बराबर ही मिलता है, जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनको भी। फर्क समर्पण का है, फर्क मार्गदर्शन का है, फर्क कंटेंट का है। मतलब जैसे आशीष ने क्या किया, सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेंस के रहे उसको देखे और एनालाइज करके ये चीजें अलग अलग की कि मेरे सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन कौन सा वीक पोर्शन है, और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ के क्वेश्चंस मतलब लगभग बनते ही नहीं,
और कहाँ के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और एक ही पैटर्न में एक ही जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन का आंसर लिखने से मार्क्स मिलता है और 200 मार्क्स के आपके टोटल 7 पेपर होने हैं, एक दिन में 2 पेपर होना है और जब मेंस का पेपर होता है तो बीच में मुश्किल से 2-3 घंटे का गैप मिलता है, ज्यादा समय नहीं मिलता। तो उस 2-3 घंटे में रिवीजन करने के लिए सब्जेक्ट के सिनॉप्सिस अपने पास रखें, ठीक है। तो निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चीजें असंभव तो बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ यही है कि पहला आपका फोकस कहाँ पे रहा, आपने तैयारी में फोकस की या आपने समस्याओं में फोकस की, आपने सिनॉप्सिस बनाया नहीं बनाया। यहाँ पे भी देखिएगा सीजीपीएससी मेंस के लिए इन्होंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की, कहीं पर जाकर के मेंस का कोर्स नहीं किया। और नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सीजीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं। मैं शुरू से ही इसके अगेंस्ट रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है, मान लो आपको सीजीपीएससी मेंस का कंटेंट रेडी करना है, उसकी तैयारी करनी है, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने की कम से कम 3 महीने पहले, 90 दिनों पहले ही आप मतलब कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद मान लो 1 मार्च से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तो मार्च से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपका सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसको रीड कर लीजिए, उसका पूरा नोट्स बना लीजिए पूरे 7 पेपर का और उसका सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। उसके बाद सीजीपीएससी प्रीलिम्स की 90 दिन पढ़ाई कीजिए, प्रीलिम्स निकालिए और प्रीलिम्स निकालने के बाद फिर जो मेंस का सिनॉप्सिस आपने बना रखा था उसका वापस रिवीजन कीजिए। हालांकि यहाँ पर आशीष ने सिनॉप्सिस कंटेंट नहीं बनाया था, उसके बावजूद इनकी पढ़ाई का तरीका इतना शानदार था, इन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करते हुए कंटेंट निकाला, उसकी तैयारी की, सिनॉप्सिस खुद बनाई और फिर मेंस में अपीयर हुए। आशीष, जब आप मेंस में एक अपीयर हुए, अब चूंकि एक दिन में 2 पेपर होता है और काफी सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एक ही पेपर में 3-3 भाग है और एक भाग में कई सारा टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर दोनों पेपर एक ही दिन होना है। तो इस दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने कैसा अनुभव किया मेंस देने के दौरान? आप प्रेशर में थे या आप सहज रूप से मेंस में बैठे या फिर मेंस का आंसर लिखते समय आपने किसी कठिनाई का सामना किया हो? तो ये जरूर बताएं क्योंकि जो भी ऑडियंस यहाँ पर है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन के माध्यम से उसी रास्ते पर चल करके उस पोस्ट को पाने का प्रयास जरूर करेंगे। सर मेंस में सबसे बड़ा चुनौती होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो उसमें मैं क्या करता था, एक तो सिनॉप्सिस बना के रखा था, तो रिवीजन करके जाता था। मैं जितना भी 6 सब्जेक्ट है सबका रिवीजन करके जाता था वहाँ पे एग्जाम पे। और वहाँ क्वेश्चन पेपर मिलते ही हम लोग को 15 मिनट का समय मिलता है, तो उस 15 मिनट में मैं क्वेश्चन पेपर पूरा पलट के एक बार पूरा पढ़ के माइंड में सिनॉप्सिस बनाता था उसका, ये बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, जो नहीं बनता रहता उस पर सर्कल कर देता था। तो उसमें होता क्या था, जब आंसर लिखते थे तो मैं किसी क्वेश्चन पे फंसता नहीं था, सोचता नहीं था उसके बारे में, जो बन रहा है फटाफट बना के निकल जाता था। फिर लास्ट में जो नहीं बनते रहता था उसको सोच के लिखता था। तो इसमें और जो सिनॉप्सिस बनाया रहता था तो उसका क्वेश्चन पढ़ते ही वो लिख देता था वही साइड में, और जो रफ के लिए मिलता है उस पे, ताकि बाद में सोचना ना पड़े। तो एग्जाम हॉल पे तो मैं एकदम बिंदास होकर लिखा था, और क्योंकि मेरा स्पीड भी काफी तेज है जो आंसर लिखने का, तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा था। मैं 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेता था। तैयारी के दौरान कितने घंटे आप लिखते थे? जैसे आपने बताया कि आपकी राइटिंग स्पीड तेज है, ये राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? तो जैसे मेरा शुरू पहले से ही राइटिंग स्पीड तेज है सर, जैसे कॉलेज वगैरह पे या फिर स्कूल में, यहाँ तक जो कोचिंग का जो 2-3 महीना जो मैं था वहाँ पे, तो कुछ भी लिखने के लिए वहाँ मिलता था जो बोलते थे, तो उसमें बहुत तेजी से लिख लेता था उसको। तो उस टाइम पे उंगली बहुत दर्द करता था, लेकिन पता था कि आगे जाके यही चीज़ काम आने वाला है। और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया था सर, क्योंकि अभी मैं बताया मैं जनवरी पे यूपीएससी मेंस में बिजी था, फरवरी में फ्री था, फिर मई में फिर से सीजीपीएससी का मेंस था। तो मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें करना है, लेकिन पहले समय नहीं मिल पाया, मैं पहले नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बावजूद जो बीच में जो समय मिला था, 2 से 3 महीने का जो समय मिला था, तो उसमें मैं ये सब चीज़ करने का पूरा कोशिश किया था, और हर एक जो घंटा है उसका पूरा यूज़ किया था, बिल्कुल कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं किया था उस बीच में। जो रिक्वायर्ड है वो उस बीच में पूरा करने का पूरा कोशिश किया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा
ग्रेजुएशन पहली बात तो ये है कि फाइनल ईयर में ही एक पिक्चर दिमाग में आ गई कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो कॉलेज के इस टाइम से भी इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, कॉलेज के बाद भी इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या होता है जब आप कॉलेज में रहते हो उस समय आपका स्टडी में पॉइंट फोकस बना रहता है, क्लास अटेंड करने की आदत रहती है, लिखने की आदत रहती है, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यदि आपकी स्पीड नहीं है तो राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू अपनी स्पीड आपको जरूर बढ़ा के रखनी है, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर जब लिखना होता है तो बहुत हाई स्पीड से लिखना होता है। तो सीजीपीएससी मेंस को निकालने के लिए जो 2-3 चीजें मुझे आशीष के माध्यम से समझ में आई। पहली बात तो ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। जैसे आशीष ने बताया कि पहले 15 मिनट में इन्होंने क्या कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, नहीं मालूम है, उसको इन्होंने मार्किंग कर ली। इसका फायदा ये हुआ कि जब इन्होंने आंसर लिखना स्टार्ट किया तो उस क्वेश्चन को सोचने में अपना टाइम इन्होंने नहीं गवाया, जो मुझे समझ में आता है। तो चूंकि पहले ही मार्किंग कर ली है कि ये मुझसे नहीं बनने वाला, जो नहीं बनने वाला है उसको सोच करके जबरदस्ती लिखने से कहीं ज्यादा अच्छा है जो बन रहा है उसको लिखा जाए। पूरा बन रहा है, बन जाएगा, फिर हम देखेंगे समय बचता है तो उसके ऊपर सोचेंगे जो नहीं बन रहा है। ये टाइम मैनेजमेंट रहा। और प्री से लेकर मेंस तक का जो ड्यूरेशन रहा, जो 2-3 महीने का जो समय मिला, उस दौरान भी टाइम मैनेजमेंट काफी काम आया। मतलब जितना भी मिनट मिला, जितना भी सेकंड इनको मिला, उन्होंने उसको अपनी तैयारी में ही लगाया और सही तरह से लगाया। ठीक है, ये चीजें समझ में आती हैं। सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, मेंस आपका क्वालिफाई हुआ। इंटरव्यू को लेकर के कोई आपकी स्ट्रेटजी रही हो? इंटरव्यू के लिए सर शुरू जो पहला अटेम्प्ट था उसका इंटरव्यू में मैं डर गया था शुरू पे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बोल नहीं पाता था लोगों के सामने पे। तो वहाँ 4 लोगों को फेस करना उनके क्वेश्चन को। तो मतलब ये आपका पहला इंटरव्यू था सीजीपीएससी? इस साल का सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ। वो पहला इंटरव्यू पिछले साल का था, 2022 वाला। अच्छा, 2021 का। तो उस टाइम पे मैं काफी डर गया था कि मतलब कैसे तैयारी करें। फिर सीनियर लोगों से बात किया, मेरे कुछ दोस्त वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे ये बस पता लगा कि बायोडेटा को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है और कॉन्फिडेंट होकर वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो फिर इस साल जो सेकंड अटेम्प्ट का इंटरव्यू जो आया था, तो इस साल तो टाइम ही नहीं दिए थे सीजीपीएससी, लगभग 5-6 दिन का समय मिला था सबको। तो जो पिछले साल जो तैयारी किया था और ये था कि कॉन्फिडेंट होकर जाना है, तो ये पिछले साल मेरे को इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स मिला था, 65 मिला था, और इस साल 82 मिला है। तो इस साल काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था। मतलब जो बात करने का जो कम्युनिकेशन जो गैप था मेरे बीच में और इंटरव्यू लेने वाले के बीच में, तो उसको इस बार पूरा कर दिया था। ठीक है, मतलब इंटरव्यू को लेकर के 2021 सीजीपीएससी 2021 में भी आप इंटरव्यू तक गए थे, है ना? तो सीजीपीएससी 2021 का जो इंटरव्यू था उसकी तैयारी ठीक से नहीं रही, इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले। लेकिन सीजीपीएससी 2022 में जब आप अपीयर हुए तो आपकी तैयारी अच्छी रही। तो सीजीपीएससी 2021 में भी आपने सीजीपीएससी मेंस दिया था? हाँ, 2021 में दिया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पद अलॉट हुआ था मुझे। अच्छा, तो सीजीपीएससी 2021 में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी हुआ था। और फिर सीजीपीएससी 2022 में भी आपका डिप्टी कलेक्टर के इस साल सर सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ। जो पिछले साल जो किया था सेम चीज फिर से रिपीट किया, प्रीलिम्स में और मेंस में एकदम पता था कि मेरे पास सिनॉप्सिस पहले से था, तो बार बार उसी को रिवीजन किया था। और जो करेंट का जो टॉपिक है, जो निबंध के टॉपिक जो बनता है, उन सबको अच्छे से किया था। तो इस साल भी ज्यादा कठिनाई फेस करना नहीं पड़ा था। ठीक है, मतलब सीजीपीएससी 2021 में कम समय होने के बावजूद जो इन्होंने तैयारी की, इंटरव्यू की भी कोई विशेष तैयारी नहीं हुई थी, मार्क्स कम आए, उसके बावजूद सीजीपीएससी 2021 में भी इनका सिलेक्शन हुआ आशीष जी का। और फिर सीजीपीएससी 2022 में, चूंकि सीजीपीएससी 2021 में एक बार सारे प्रोसीजर को फॉलो कर चुके थे तो उसका लाभ मिला, और इस बार जो है डिप्टी कलेक्टर का रैंक इनको अचीव हुआ। आशीष जी, आपके जज्बे को, आपके हौसले को सलाम। आशीष जी, मैं यहाँ पर, जैसे आपने एक चीजें बताई कि माता पिता का देहांत हो गया था, फिर चाचा जी ने आपका पालन पोषण किया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने गांव के बारे में, आप अपने क्षेत्र के बारे में यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएं, और आपके आसपास के भी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके गांव के लोग आपको जानते होंगे, तो उनके लिए अब आप एक रोल मॉडल हो, एक मोटिवेशन हो। ठीक है, तो जो आपका मूल क्षेत्र रहा, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र रहा, वो कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। सर मेरा जो क्षेत्र है सर, वो कोरबा जिले में है, और ये ग्राम पंचायत छिंदिया है सर।
तो ये एकदम ट्राइबल एरिया है सर, वहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है वो भी ठीक से मुहैया नहीं हो पा रहा है। मैं खुद जो वहाँ से निकला तो मैं बाहर जाकर कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। मैं वहाँ से बाहर निकल के सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ के जो लोकल स्कूल था उसमें भी एजुकेशन का क्वालिटी एकदम मतलब बहुत ही खराब स्थिति में था। और वहाँ मैथ्स भी नहीं था 11th-12th के लिए। तो ये वहाँ फेस करना पड़ रहा है। और अभी भी ये डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ अगर पटवारी में सेलेक्ट होके जाता तो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बात है कि सरकारी नौकरी या फिर पटवारी सेलेक्ट हो चुका है। तो ये बहुत स्ट्रगल था सर उस एरिया पे ये सब पढ़ाई के लिए, और अभी भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ सर मतलब विकास की स्थिति इसी बात से पता लग जाएगा। 2013 में मेरे मोहल्ले पे बिजली आया है। उससे पहले मतलब मैं जो पढ़ाई किया हूँ प्राइमरी स्कूल में। अब ये बात बताऊंगा तो लोग बोलते हैं क्या दादा वाला कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं, हमारे साथ कहानी नहीं है, सच है। मतलब 2013 में इनके ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की बिजली की सुविधा पहुंची है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि हम क्या है ना, कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सबसे पहले तो सिलेक्शन का जुनून होना चाहिए कि मुझे हर हाल में इस उपलब्धि को पाना है। ये जुनून आशीष के अंदर रहा, और साधन सुविधाएं ना होने के बावजूद उस जगह से आगे बढ़ते हुए इन्होंने इंजीनियरिंग की, हॉस्टल में रह करके यूपीएससी की तैयारी की, सीजीपीएससी की तैयारी की, सीजीपीएससी में 2 बार सेलेक्ट हो गए। अभी निश्चित तौर पर आगे यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू करने का आपका प्लान होगा। हाँ सर, अभी अटेम्प्ट है, पढ़े भी हैं, एक बार मेंस लिख चुका हूँ। तो देखते हैं समय अगर मिल पाए तो। आशीष जी, आपको हम सभी की तरफ से अनेक शुभकामनाएं इस बात को लेकर के कि आपका यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो, और आज आप डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा लगेगा कि कल आप आईएएस बनकर वापस आ जाए। और आशीष के साथ जो बातचीत रही, आशीष को सामने लाने का मेरा जो मेन मकसद था वो यही था, आप सभी को ये बताना कि बिना कोचिंग और बिना संसाधन के भी सिलेक्शन संभव है। अब बात ये आती है कि मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करें। तो जो हमारे बीच बातचीत हुई, जो आशीष ने आप लोगों को बताया, मैं उसी को समअप करता हूँ, उसी को आपको कम से कम वर्ड्स में बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, और इस जुनून को कम करने वाला आपके जीवन में कोई ना हो। और कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो तत्काल उसको अपने जीवन से आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि का लक्ष्य आप बनाते हैं तो आपको त्याग ना तो पहले सीखना पड़ेगा। फिर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से क्या पढ़ना है ये डिसाइड हुआ। कहाँ से पढ़ना है कि जहां तक बात है, तो जैसे इन्होंने एक बार दृष्टि आईएएस तो ज्वाइन किया था, हालांकि वहां से पूरा लाभ जितना मिलना था वो नहीं हो पाया। तो पहले की बात और थी, लेकिन 2000 कोविड बोलते हैं ना, परिस्थिति का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो कोविड का एक अच्छा परिणाम ये रहा कि बेसिकली यूट्यूब चैनल जो है, बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब में, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लासेस लेते हैं। इवन हमारा जो यूट्यूब चैनल है द सीजीपीएससी कोच, इसमें अभी भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की फ्री क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है 5,900 कुछ पदों का, इसकी भी फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लासेस की पूरी जानकारी उस दिन में हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जहां तक संसाधन की बात होती थी, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स और क्लासेस अवेलेबल हैं, जिनकी क्लासेस आप अपने मोबाइल के माध्यम से फ्री में अटेंड करके आप सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। टेलीग्राम वगैरह में सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स इजीली मिल जाते हैं। आप बुक नहीं भी खरीदना चाहते तो रफ कॉपी खरीद करके उन नोट्स को पढ़ करके अपना खुद का नोट्स आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन बने रहना चाहिए इन सारी प्रक्रिया के दौरान। फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दो। एग्जाम के लिए बेसिकली सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वगैरह का लाभ जरूर लेना चाहिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको कहीं कहीं फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। अब देखिए,
टेस्ट सीरीज में ये नहीं देखा जाता कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में फंसेंगे। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता, और कोई देता भी है तो वो पूरी तरह से गलत है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, एक प्रक्रिया आती है कि 2 घंटे के समय को कैसे मैनेज करते हुए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग परफेक्ट आंसर को गोले लगा करके सिलेक्शन की तरफ जाना है। सीधा सीधा टेस्ट सीरीज का फायदा ये है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में फंसेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रीड किया और सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट जो है इकट्ठे किए, सिनॉप्सिस बनाए। और होता ये है कि जब आप अपनी खुद की राइटिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं तो अधिकतर चीजें आपको खुद ही याद हो जाती हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। तो मैं ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सीजीपीएससी को टारगेट यदि करते हैं तो राइटिंग की हैबिट आपकी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक दिन में कम से कम 8 घंटे तो आपको लिखना ही चाहिए। आप भले 4 घंटे की कोचिंग मत करो, क्लास अटेंड मत करो, लेकिन 8 घंटे लिखो जरूर। ये आपकी हैबिट में यदि है ना, तो मैं बिल्कुल कमिटमेंट दे सकता हूँ कि आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन। ठीक है। फिर इंटरव्यू की जहां तक बात है तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स है, और इंटरव्यू में भी कहीं ऐसा नहीं होता कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको कोई बता दे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इंटरव्यू पैनल पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट लिमिटेशन भी नहीं होता। आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आपको आंसर देना आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं मालूम है तो आपको कैसे मना करना है, कैसे बताना है कि आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, ये भी आपको बताना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मॉक इंटरव्यू सेशन वगैरह के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती है, हमारे द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो जो है आपके सामने है, और आपके सामने एक सुखद अच्छा परिणाम है, एक शानदार एग्जाम्पल है, बिना किसी कोचिंग के भी और बिना किसी संसाधन के भी। मतलब कि अब सोचिए 2013 में जहां पर बिजली आई, 2023 में आज वहां से डिप्टी कलेक्टर है ना। तो बिल्कुल हर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आपका भी सिलेक्शन संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेक्शन के लिए कोई कोई बैकग्राउंड होना चाहिए या कोई क्राइटेरिया है। कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आशीष जी, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? देखिए, इस पूरे तैयारी के दौरान एक खुद पे डाउट होता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम पूरे प्रक्रिया को अच्छे से फॉलो करें तो बिल्कुल हो जाता है। एक आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। जैसे मैं क्या किया था, जो जब से मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था 2019 से लेके अभी जब तक सिलेक्शन हो गया तब तक मैं हर एक दिन का पूरा टू डू लिस्ट बनाया था कि मैं क्या करना है मुझे। तो हर एक दिन को मैं प्लानिंग किया था, तो मुझे तो मेरे पास हिसाब है पूरा समय का कि मैं कब क्या किया हूँ। तो टाइम को कभी भी इधर उधर जो है फालतू की चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है, और डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मेन चीज़ है। तो सोशल मीडिया आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ एक बार जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, और जो फ्रेंड सर्कल है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ वो प्रदान करता है। तो उन सब चीज़ों पे जो बेकार के जो दोस्त लोग होते हैं जो इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनसे बच के रहना है, और जो एक हेल्दी फ्रेंड सर्कल बनाना है। और बस यही है, जो भी मतलब प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है। और पूरे तैयारी के दौरान आप प्रॉपर जो है 8 से 10 घंटा पढ़ाई करिए रोज, और जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए वो सब पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। अगर ये सब किए हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसको एक तार्किक होकर देखने की जरूरत है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो एक निरंतर सुधार का जो अप्रोच है वो रखना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब जो सुधार का है। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है तब जो है समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो वहाँ पे तार्किक होकर ये देखने की जरूरत है कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो वो रीजन को फिर अगले अटेम्प्ट में उसको सुधार करके आने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष ने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट्स आज सेशन में रहे, जो भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो वगैरह देखा, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।
हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा, और जो भी मार्गदर्शन आपको ये उपलब्ध कराई गई है उसका लाभ उठा करके मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप में से ही कोई यहाँ पर और हो जो आशीष की जगह बैठा हो और उनसे मेरी ऐसी बातचीत हो। तो ऐसे विद्यार्थियों का इंतजार हमेशा मुझे रहेगा। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।